नमस्कार साथियों, लाइफ विद लक्ष्मीकांत चैनल पर मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर शहरनामा ज्योति के माध्यम से 100 दिन के शब्दों में एक शानदार चित्रकार और देशवासियों की एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। बुद्धों में खुद को ढूंढा चित्रकार गाँव के लड़के ने कला की दुनिया में टक्कर देने के इरादे से शहर को खोज किया। उसके पैरों में सीढ़ी का आकार टकराने से बचने के लिए सामने तब युवानी की पत्नी का जन्म हुआ करता था। बड़े भाई की पुरानी हो चुकी अमानत को अल्टर नया कर दिया गया था। ऊपर कुर्ता भक्त चमकीला और पर्याप्त कमीजा ढाला था। आंखों पर पुरानी झोला था। अदाएं काली चेहरे की तरह देखने को लग रहा था कि उसने शहर के फैशन के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। कॉलेज पहुंच जाने के बाद वो अपनी सहपाठिनी को दीदी के संबोधन से बुलाया करता, क्योंकि उसे और कुछ कहना सुझा ही नहीं। नाम पता करने में भी चांस होती है। ये बात और है कि आगे चलकर अपनी यहाँ रस्ते से उससे कोई 30-40 दिन तो नहीं होंगे। संख्या ठीक ठाक याद नहीं है। वह न चित्रकला में किसी खास शैली पर टिक रह सका, न फिर किसी यहाँ पर जिंदगी बड़ी और आज तक भी करते हुए खुद को तलाशने के फेर में उसने अपनी एक अलग पहचान जरूर बना दी है और लोग उसे अवधेश वाजपेयी के नाम से जानते हैं। शांति निकेतन से लेकर दिल्ली मुंबई घूम लेने के बाद भी उन्हें वही शहर जबलपुर रास आता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। बचपन की यादें बहुत भली नहीं हैं। गांव हमेशा उस तरह से खूबसूरत नहीं होते जैसे कविता कहानी में नजर आते हैं। उल्टे यहाँ का जीवन कई बार नारकीय होता है। कीचड़, धूल, बदबू, घूरे, गंदगी, मच्छर, अभाव और देह के साथ चिपकी पसीने की बू जो मुफलसी की मानिंद आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। जीने के साधन और विकल्प बहुत सीमित होते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना होता है। हारी बीमारी के वक्त मरीज के साथ साथ घर वालों के लिए भी एक मुसीबत हो आती है। ऐसे मौकों पर सोचता नहीं कि क्या करें। ओझा गुनिया के पास जाना मजबूरी हो जाती है। उनके गांव के साथ बस एक चीज बहुत भली थी और वो यह कि गांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से लगा हुआ था। कैनवास का काम करती वह सड़क इसलिए यह चित्रकार के लिए कैनवास का काम करती थी। मीलों लंबाई तक फैला हुआ बहुत बड़ा कैनवास था राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7। वर्णमाला के अक्षरों से पहले उनका परिचय चित्रकारी की रेखाओं से हो गया था। स्लेट पर लिखने से ज्यादा दिलचस्पी चित्र उकेरने में होती। उनकी जेब स्कूल मास्टर द्वारा छोड़ दी गई चाक से भरी होती थी। कूची, रंग, कागज या कैनवास क्या बला होते हैं तब उन्हें यह मालूम न था। नील, गेरू, हल्दी, पत्ते और चूने से कुछ रंग जैसे बन जाया करते थे। काला रंग बनाने में अलबत्ता पसीने छूट जाते थे। कोला पसीने से लेकर रेडियो के पुराने सेल को फोड़कर काला चूर्ण निकाल लेने से भी बात नहीं बन पाती थी। कूची के लिए बांस के छोर पर रुई बांध दी जाती। कैनवास के रूप में घर, मकान, दुकानों की दीवारें होती। मास्टर साहब की अनुपस्थिति में उनका ब्लैक बोर्ड सबसे पसंदीदा कैनवास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7। इस पर चाक से चित्र उकेरते उकेरते उन्होंने मीलों लंबाई की दूरी तय कर ली। मुंबई की जहांगीर और दिल्ली की धूमल आर्ट गैलरी से लेकर उनके चित्र कैलिफोर्निया तक का चक्कर काट आए, पर वे अब भी एक रंग भाषा की तलाश में हैं जिसके जरिए खुद को ठीक से अभिव्यक्त कर सकें।
यह खोज कब पूरी होगी पता नहीं। कोई चीज है जो छूट रही है, क्या है नहीं पता पर कुछ अनोखा है। इसका कोई आकार नहीं है पर वह असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है। बिंदु दर बिंदु वे इस खोज में लगे हैं और कभी कभी खुद भी गुम हो जाते हैं। फिर यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। छटपटाहट सी होती है। यह छटपटाहट या आकुलता ही उनकी कृतियों को जन्म देती है और इसकी तीव्रता इतनी सघन होती है कि वे रोज 3-4 नई पेंटिंग रचकर धर देते हैं। संभवतः वे मुल्क के सबसे सक्रिय चित्रकारों में से एक हैं। 4 बहनों और इतने ही भाइयों वाले एक बड़े परिवार में अवधेश की बारी सबसे आखिर में आती है। मां नहीं चाहती थी कि उनका जन्म हो। उन्होंने कुछ दवाएं खा ली थी। बालक है कि जन्म के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने उन दवाओं का पूरी शक्ति से प्रतिकार किया जो उसे इस दुनिया से महरूम रखना चाहती थी। वह जीत तो गया पर गर्भ से ही पनप गई संघर्ष और प्रतिकार की आदतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। संघर्ष उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया और स्वभाव थोड़ा विद्रोही। वे कूची के कलाकार से ज्यादा कूची के मजदूर बन गए। जिस दिन मजदूरी नहीं की उस दिन रोटी का जुगाड़ नहीं रहा। जरूरत बस रोटी की नहीं थी। मिर्जा गालिब की रोटी का इंतजाम खुदा करता था और उनके हिस्से में पीने के इंतजाम आए थे। अवधेश को पीने के अलावा रोटी कपड़ा और मकान का भी जुगाड़ खुद ही करना होता था। पूरी जिंदगी इसी जद्दोजहद में बीती। रोज कुआं खोदना और फिर पानी पीना, यह सब जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनकर रह गए। इसीलिए वे रोजी रोटी के संघर्ष को जीवन का संघर्ष नहीं बल्कि एक सहज प्रक्रिया मानते हैं, उतनी ही सहज जितना किसी स्त्री को प्रेम करना। कूची के मजदूर को ईंट गारा ढोती मजूरन या साग भाजी भेजती कुंजड़न में भी सौंदर्य के अलौकिक स्रोत नजर आते हैं। उस महिला को अपनी पेंटिंग का विषय बनाने के फेर में वे कई बार सड़ी गली सब्जियां भी उठा लेते हैं और साबित करते हैं कि वे अच्छे कलाकार होने के अलावा एक खराब गृहस्थ भी हैं। पिता पेशे से पटवारी थे। वे गांव की रामलीला के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी थे और इस काम के लिए हर साल 1 महीने की लंबी छुट्टी पर रहते। एक बार तो ऐसा हुआ कि पिता रावण की भूमिका में थे और बालक का अवधेश सीता माता की। सीता हरण वाले प्रसंग में लोग बड़े मजे लेकर लीला देख रहे थे पर बालक का मन अभिनय से ज्यादा उन रुपयों में लगा हुआ था जो 1 या 2 के नोट की शक्ल में आ रहे थे। गांव में जैसे ही रामलीला की तैयारियां शुरू होती बच्चों का मन उमंग से भर जाता। घर के आगे लगे कनेर की टहनियों से वे तीर धनुष बनाते और असल रामलीला से पहले ही बाल रामलीला शुरू हो जाती। आगे चलकर रामलीला के पर्दे बनाने का काम भी उन्हीं के हिस्से में आया। उन दिनों मुख्य पर्दे के लिए एक चित्र बड़ा पॉपुलर हुआ करता था जिसमें एक शेर हिरन का पीछा कर रहा है और बीच में एक उफनता हुआ नाला है। यह चित्र लोगों को रोमांच से भर देता था और बहुत सी रामलीलाओं में नजर आता था। चित्रकारी के साथ रामलीला का यह संयोग उन्हें स्वभावतः मिथकीय चरित्रों की ओर ले गया। तब उनके चित्रों की दुनिया यही थी। कल्याण, रामायण, महाभारत में छपने वाले चित्र, देवी देवताओं के कैलेंडर या रामलीला के पर्दों में दिखने वाली मिथकीय कहानियां। उन्हें लगता कि चित्रकला की दुनिया यही है और इस कला में अब तक उन्होंने महारत हासिल कर ली है। इस बीच एक घटना और हुई। एक बहुत बड़े धर्मगुरु गांव में पधारे। वे धार्मिक ग्रंथ की रचना कर रहे थे और इसके लिए उन्हें चित्रों की जरूरत थी। उड़ते उड़ते उनके कानों में बालक अवधेश की ख्याति पहुंची। अवधेश के चित्रों को उनके ग्रंथ में जगह मिली और वे इलाके के स्टार आर्टिस्ट हो गए। आगे जब एक बार उनका गांव जाना हुआ तो उन्हें एक बालक की कथा सुनने को मिली जो किसी ग्रामीण ने किसी और ग्रामीण को सुनाई थी। कथा के अनुसार बहुत साल पहले गांव में एक गुरु जी आए थे। गुरु जी ने स्नेह से एक बालक के सिर पर हाथ धरा और उसके प्रभाव से वह एक बड़ा चित्रकार बन गया। बड़े चित्रकार की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थीं। उसे एक ऐसे कैनवास की जरूरत महसूस होने लगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से भी बड़ा हो।
कुछ भागदौड़ की तो पता चला कि मुंबई में एक जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है और कलकत्ता में शांति निकेतन है। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी 8वीं संतान को इन जगहों पर भेज सके। उनका दाखिला पास के एक डिग्री कॉलेज में करा दिया गया। चित्रकार तब तक पोर्ट्रेट वगैरह बनाकर कमाई धमाई करने लगा था। लगा कि एक आध डिग्री भी मिल जाए तो कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। कुछ बाद में मालूम हुआ कि न सही शांति निकेतन पर ललित कलाओं का प्रशिक्षण देने वाला एक संस्थान जबलपुर में भी है। यही वह संस्थान था जहां चित्रकार जोतों में रुई खोस कर आया था और अरमान 7वें आसमान पर। उसके पास क्राफ्ट था पर कला की समझ न थी। उसकी मुलाकात यहाँ साहित्यकारों, रंगकर्मियों, इतिहासकारों, एक्टिविस्ट, राजनीतिज्ञों से होती है। एक दोस्त उन्हें बताता है कि एक बहुत बड़े लेखक हैं, ज्ञान रंजन, मेरे मामा की दुकान में आकर बैठते हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिल चुका है। चित्रकार चौंक उठता है। ये सब सूचनाएं उसके लिए बिल्कुल नई हैं। एक ऐसी दुनिया उसके सामने आकर अचानक खड़ी हुई है जिससे वह सर्वथा अपरिचित था। अंदर भयानक हलचल है। शहर में पांव जमाने का बाहरी संकट भी। भीतर और बाहर के संघर्ष से उत्पन्न उष्मा के कारण एक दिन चित्रकार को मालूम होता है और महसूस होता है कि कुछ है जो अब बस फूटने ही वाला है। सिर्फ एक क्षण में कुछ चीजें टूटकर बिखर जाती हैं और कुछ बिल्कुल नए रूप में सामने आती हैं। बाबा नागार्जुन कहते हैं, समूची आयु कीमती हो उठती है जब हम किसी छोटे से क्षण को अपनी ऊर्जा में दहका देते हैं। चित्रकार की कला का विस्फोट कुछ इसी तरह का था। अब जो दुनिया है बिल्कुल नई है। चित्रकार के भीतर सिर्फ एक चित्रकार नहीं है, वह कला, साहित्य और समकालीन राजनीति का जिज्ञासु छात्र भी है और महसूस करने लगा है कि कला गैर राजनीतिक नहीं हो सकती। कलाकार एक्टिविस्ट हो भी जाए तो और बेहतर। यह समझ उसे शांति निकेतन लेकर जाती है जहां उसे डिग्री हासिल नहीं करनी है बल्कि उसके माहौल को जीना है। वह वहां दाखिला नहीं लेता बल्कि बोलपुर में एक किराए का मकान हासिल करता है। यह दुनिया भर के लोगों की अड्डेबाजी की जगह होती है। बाहर से आने वालों के लिए मुफ्त का गेस्ट हाउस भी। यहाँ तमाम तरह के लोग आते हैं, चित्रकार, संगीतकार, रंगकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और नशेड़ी गजेड़ी भी। दुनिया को जानने समझने का यह भी एक तरीका है और वह सिर्फ किताबों के जरिए नहीं पढ़ी जा सकती, उसे इस तरह भी देखा जाना चाहिए। वे जबलपुर आकर कुछ चित्र बनाते, चित्र बेचते और अपनी कमाई धर कर वापस शांति निकेतन चले जाते। यह राह उन्हें शांतनु ने दिखाई थी। शांतनु उनके जबलपुर वाले स्टूडियो का सहयोगी था। कलर स्क्रीन नाम का यह स्टूडियो होम साइंस कॉलेज के पास परसाई जी के घर के आगे हुआ करता था। यहाँ परसाई जी से दुआ सलाम हो जाया करती थी। एक दिन अवधेश ने कहा कि चलिए आपका पोर्ट्रेट बनाते हैं। परसाई जी ने कहा कि अभी नहीं, अभी दाढ़ी जरा बढ़ी हुई है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पोर्ट्रेट बनाने का मुहूर्त नहीं निकल सका। अवधेश कुछ नई राह तलाशने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। दिल्ली बेदिल भी है। वहां उनका एक दोस्त है जिसके होते हुए दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। वह यार बास लगता है, पीता पिलाता है, दिल्ली की एलीट महफिलों में उन्हें लेकर जाता है और पता नहीं क्यों एक दिन बीवी के गहनों की नुमाइश भी करता है। अवधेश अवाक हो जाते हैं। बीवी के गहनों को दिखाने की भला क्या जरूरत थी। यह किस्सा बाद में समझ में आता है कि जब एक दिन अचानक दोस्त कहने वाला वह शख्स अवधेश पर गहनों की चोरी का इल्जाम धर देता है। वे हत्या से लेकर आत्महत्या तक के विकल्प पर विचार करते हैं और दिल्ली को त्याग कर खुद को आत्मघाती होने से बचा लेते हैं। यह घटना उनके जीवन की चूलें हिला देती है। दिल्ली के लिए उनके दिलो दिमाग में नफरत भर जाती है और वे वहां से आने वाले कई बड़े मौकों को भी ठुकरा देते हैं। मुंबई का किस्सा अलबत्ता जरा अलग है। वहां सचमुच के दोस्त मिलते हैं, इलीट हैं, 5 सितारा होटलों में लंच और डिनर कराते हैं, कला पर विमर्श करते हैं, गैलरी सजाते हैं, उनके चित्र गैलरी में जाते हैं
और वहां से बिक कर किसी रईस की कोठी में। वहां उसे कौन देखता है और किस तरह देखता है नहीं पता, लेकिन वे कलाओं पर बड़े गंभीर किस्म के विमर्श करते हैं, जो बहुधा आध्यात्मिक और गैर राजनीतिक किस्म की होती है। उनके विमर्श से गांव गांव के लोग और हाशिए पर बड़े मजदूर किसान गायब हैं। यह दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल उलट है जो उन्होंने शांति निकेतन में देखी थी। यह चित्रकार का प्रस्थान बिंदु है, जहां वह हमेशा के लिए आर्ट गैलरी के खिलाफ हो जाता है, जो बकौल उनके कला माफियाओं के मुख्यालय जैसा है। अपना जबलपुर शहर भला है, जो पेंटिंग्स के एवज में 2 वक्त की रोटी, शाम की शराब और उसके बाद के सपनों के लिए एक आध प्रेमिका मुहैया करा देता है। अवधेश पूर्णकालिक चित्रकार और अंशकालिक प्रेमी रहे हैं। प्रेम करने के लिए जिस तरह के धैर्य की जरूरत होती है वो उनमें नहीं रही। इधर किसी को प्रस्ताव भेजा और उधर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर किसी और पंक्ति में खड़े हो गए। एक आध को प्रेम पत्र लिखा तो वो किसी शाहनामे की तरह लंबा था। प्रेम का इजहार कम था, दर्शन की व्याख्या ज्यादा थी। प्रेमिका बेचारी घबरा गई। इब्तिदा यह है कि इब्तिदा यह है तो अंजाम क्या होगा। किसी और के पत्र में पेंटिंग ही बना डाली, और वो भी अमूर्त किस्म की। गुलाब के फूल से ही काम चल जाता, एक आध सूखी पंखुड़ी ही भेज देते। पर उन्हें प्रेम करना ही नहीं था, मैनोशी के लिए बहानों की जरूरत थी। शरारतें फनकारी की हम सफर होती हैं, उस मंजिल की जानिब जो पता नहीं कहाँ है। ये दोनों हमदम होकर साथ चलते रहे। फनकार एक दिन अपने कबाड़ खाना नुमा कमरे में बैठकर सुअरों की क्रीड़ा देख रहा था, जो एक कीचड़ में लौट रहे थे। उन्हें उनकी जिंदगी पर तरस आया। फिर उसी शाम उनकी चित्रकारी के एक मुरीद ने उनकी जमकर आवभगत की। चित्र के एवज में पैसे दिए, झक सफेद कुर्ता पाजामे के साथ सवारी गांठने को अपनी साइकिल अता की। चित्रकार ने उस दिन छक कर शराब पी, इतनी पी कि सुबह खुद को घूरे में पड़ा पाया। आंखें खुली तो सबसे पहले कीचड़ क्रीड़ा करते सुअरों की याद आई। जेब टटोला तो पैसे गायब थे। साइकिल भी शायद वही मेहरबान उठाकर ले गया हो। उसी क्षण उन्होंने कसम खाई कि वे आइंदा शराब नहीं पिएंगे। फिर उसी शाम एक सच्चे शराबी की तरह उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी। अलबत्ता एक दूसरी पेंटिंग बनाकर साइकिल की कीमत चुका दी। हर आड़े वक्त में उनकी पेंटिंग उनके साथ खड़ी रही। उनके पास स्मशान चित्रकारी का भी अच्छा खासा तजुर्बा है। अपनी बेरोजगारी के दिनों में, जो ईश्वर की कृपा से अभी भी खत्म नहीं हुई है, वे ग्वारी घाट के स्मशान में अड्डा जमाया करते थे। यहाँ लावारिस शव जलाने वाले चांडाल से उन्होंने दोस्ती गांठ ली थी। चांडाल जब कभी आराम या तफरीह के मूड में हो, लाशों का जलाने का जिम्मा वे अपने हाथों में ले लेते थे। इसके 2 फायदे थे। एक तो ये कि वे चांडाल से आधा पारिश्रमिक वसूल लेते, जो शाम को खाने पीने के काम आता, और दूसरे, लाशों के जलने का दृश्य चित्रकारी के लिए अद्भुत विषय होता। शवों को जलते हुए देखने में उन्होंने अद्भुत रंग संयोजन सीखा। जब मुर्दा जलता है, वो भी शाम या सुबह के वक्त, तो कुछ रंग महत्वपूर्ण होते हैं। जमीन पर राख, ग्रे, फिर मोटी लकड़ियां जो कि काली हो जाती हैं, फिर सुर्ख, लाल, पीला, बैगनी और अंत में गुलाबी, फिर ऊपर काला धुआं और इससे भी ऊपर ग्रे या धूसर धुआं। पार्श्व में नर्मदा का नीला पानी। इस पूरे दृश्य का सबसे सुंदर संयोजन है ब्लैक, पिंक और ग्रे। इस संयोजन से आप कोई भी चित्र बनाएंगे उचित अनुपात के साथ, तो आपको वैराग्य का अद्भुत एहसास होगा। वे कहते हैं, मृत्यु का एहसास वर्तमान का असीम विस्तार करता है। जीने का घनत्व कणों में तब्दील हो जाता है। कला में मृत्यु और जीवन दर्ज हो जाते हैं, जो कहीं और संभव नहीं है।
संयोग या दुर्योग से उन्होंने अपने जीवन में जो पहला आधुनिक चित्र बनाया वह पिता की मृत्यु पर आधारित था। यह चित्र भोपाल में एक मित्र के पास रखा हुआ है। अवधेश चित्रकला में किसी खास शैली पर टिककर नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि इस कथा को पढ़ते हुए हम भी शायद उसी स्मशान घाट पर मौजूद हो गए हैं जहाँ के धुएं से मुझे खांसी आने लगी है, लेकिन इस पाठ को पूरा करता हूँ क्योंकि यह एक अद्भुत चित्रकार पर आधारित है। तो अवधेश चित्रकला में किसी खास शैली पर टिककर नहीं रह सके। रहते तो उन दिनों में मोटा माल पीटते जब कला के लिए एक अच्छा खासा बाजार बन चुका था और नौ धनाढ़ प्लॉट की तरह पेंटिंग में निवेश कर रहे थे। इस तरह की शैली के नाम पर उन्हें कोफ्त होती है जो एक ब्रांड की तरह विकसित हो और जो महज नग्न बाजारवाद का अनुमोदन करती दिखाई पड़ती हो। शिल्प के लिहाज से भी वे इसे एक बने बनाए खांचे की तरह देखते हैं। सरल लफ्जों में कहें तो एक पान का ठेला जहां बमुश्किल 3 गुना 3 फुट की जगह है और इसी की जद में अपने हाथ फैलाने हैं। एक शैली वह भी होती है जो राग दरबारी में निबद्ध होती है। शायर के लफ्जों में कहें तो खींच दी है हुक्मरान ने एक लकीर, कह दो कि इसी के दायरे में अदाकारी रहे। जाहिर है उनका विद्रोही स्वभाव ऐसी किसी भी शैली का प्रतिकार करता रहा, पर चित्रकला में बिंदुवाद से वे खासे प्रभावित रहे। इस बिंदुवाद की जड़ें उनके अपने बचपन से जुड़ी हैं। जब वे रेखा गणित पढ़ते थे, पढ़ाई का बस यही हिस्सा उन्हें याद रह पाया जिसमें सारे आकार रेखाओं से मिलकर बनते हैं और वह खुद बिंदुओं से। बड़ा सिर्फ वह नहीं है जो विशालकाय है, महत्वपूर्ण वह है जो सूक्ष्मतम है, सबसे छोटा है। समूचे ब्रह्मांड की रचना इन्हीं सूक्ष्मतम कणों से मिलकर होती है, टाइनीएस्ट पार्ट से होती है। वो इसी भौतिक जगत का हिस्सा है। कुछ तो है जो गॉड पार्टिकल जैसा है, पर वह मायावी या अबूझ नहीं है, वह इसी भौतिक जगत का हिस्सा है। संक्षेप में उनका बिंदुवाद सैयद हैदर रजा की तरह अध्यात्म से नहीं बल्कि विज्ञान से प्रेरित है। आज का सारा आभासी संसार जो वास्तविक दुनिया पर भी छाया हुआ है उसी डिजिटल तकनीक की बुनियाद पर टिका है जो असंख्य बिंदुओं या मेगापिक्सल से रचा जाता है। इस बिंदुवाद पर उन्होंने शिद्दत के साथ तब सोचने का जतन किया जब वे दमोह वाले खांटी बुंदेलखंडी इलाके में थे। यहाँ का राई नृत्य पूरे मुल्क में मशहूर है। ढोलक की थाप पर बेड़नियां उसी तरह मदमस्त होकर नाचती हैं जैसे राई से भरे थाल को थपथपाने पर राई उछलती है। यह जो राई है प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्मतम बीजों में से एक है और अपने गोल मटोल आकार के कारण ठीक किसी बिंदु सा नजर आता है। ठीक इन्हीं दिनों में वे वान गॉग के समकालीन चित्रकार जॉर्ज श्यूरेट के चित्रों और उनकी कला से वाकिफ होते हैं जो बिंदुओं के जरिए अपनी रचना करते थे। यह बारीक और जतन से किया जाने वाला काम है और थोड़ा उबाऊ भी है। पिकासो ने भी इसमें एक दो रचनाएं की और शायद ऊब कर उन्हें अधूरा छोड़ दिया। अवधेश को बिंदुवाद की यह कला खुद उनकी अपनी अवधारणा के सबसे करीब लगती है। सवाल फिर भी रह जाता है कि अब इस मुकाम पर वे जो कुछ भी रच रहे हैं वो किसके लिए है। यह सवाल गवैयों या बाजे वालों से भी अक्सर पूछा जाता है और वे आंखें मूंद कर अपने हाथ ऊपर की ओर फैला देते हैं, यानी जो कुछ भी है वह ईश्वर के लिए है। तो यह ईश्वर है कहाँ? अवधेश अपने साहित्यिक गुरु उमाशंकर चौबे के साथ उस्ताद विलायत खान को सुन रहे थे। उन्होंने बड़े ही मन से एक सुर लगाया और अपनी आंखें मूंद ली। सुर की तासीर चौबे जी तक पहुंच गई और बेसाख्ता उनके मुंह से वाह निकल पड़ा। उस्ताद जब सम पर आए तो उन्होंने वादन रोक कर कहा कि भी पीछे जिन साहब ने दाद दी थी वे बराए मेहरबानी सामने आकर बैठ जाएं। लब्बो लुआ बेह की फनकार और सुनकार एक साथ संवेदनशीलता के उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जिसे विज्ञान की भाषा में
ट्यून होना कहा जाता है। यह बिंदु किस तरह अस्तित्व में आता है? अपना बचपन तो आपको याद होगा ही। बचपन में खुशियां क्या बहुत बड़ी चीजों से हासिल होती थी? नहीं, वह आम की कैरियों, टूटी हुई चूड़ियों, सीताफल के बीज और अधपकी इमली से भी मिल जाती थी। यह खुशी करोड़ों की दौलत से भी हासिल नहीं होती, क्योंकि बाल मन की निश्चलता से प्रभावित होकर यह खुद ईश्वर ही अता करता है। तो ईश्वर कस्तूरी की मानिंद उसी के भीतर है जो उसे ढूंढने में लगा है, और जिसने बच्चों की तरह छोटी छोटी चीजों से खुश रहने को सलाहियत हासिल कर ली है। विलायत खान जिसे सितार सुनाते रहे, या अवधेश जिनके लिए अपनी कोची फेर रहे हैं, वो अपने ही भीतर कहीं पर है। उसे ढूंढना होता है। ईश्वर के बहाने अपनी कला में संपूर्णता ढूंढने की यह प्रक्रिया ही दरअसल कला धर्मिता है। अवधेश अब वापस अपने गांव तेवरी लौट जाना चाहते हैं, वही गांव जहां वे अपना बाल मन छोड़ आए थे। चित्रकारी का बचा हुआ सिलसिला वे शायद वहीं से आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से होकर उनका सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। इसका एक हल्का अपने चित्रकार के लिए प्रतीक्षारत है। तो साथियों, यह थी एक कथा अद्भुत चित्रकार अवधेश वाजपेयी के ऊपर। अगले किसी एपिसोड में एक और प्रतिभा संपन्न कलाकार, साहित्यकार, लेखक या किसी एक और व्यक्तित्व पर लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अगर आपने लाइफ विद लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कीजिएगा, और साथ ही अपने बहुमूल्य सुझावों से मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करिएगा। साथियों, ये 90 सेकेंड्स के रील का युग है। मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं हूं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपका जो क्रिएटिव अटेंशन स्पैन है वे लंबे समय तक बना रहे, जो भविष्य के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस कथा को सुनने के लिए।